Assalamu alaikum to all. My name is Arshia Sanjit. Today we are going to see Maha TET, Maharashtra TET, previous paper of 2014. Our subject will be English grammar. कल हमने 12 क्वेश्चन किए थे. अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. So let's start. क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू रहेगा 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. चूज मोस्ट करेक्ट डिग्री सेंटेंस. ठीक है, डिग्री सेंटेंस पूछा जाता है 1 मार्क के लिए फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. अब आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट डिग्री सेंटेंस है. अब यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू बॉयज, ये पॉजिटिव डिग्री है. शिवाजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स. अब यहाँ पे किंग नहीं है, बहुत सारे बादशाहों में शिवाजी क्या था, यहाँ पे एस लगा हुआ है, सॉरी देखिए, बहुत सारे बादशाहों में जो शिवाजी था वो ग्रेटेस्ट किंग था. तो सेकंड ऑप्शन इज राइट. यहाँ पे आंसर की में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है. 14 नंबर का देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज. अब क्लॉज का भी आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है इंग्लिश ग्रामर में, टीईटी के पेपर में. टेल मी व्हाई यू डिड दिस. क्या है? टेल मी, मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया. तो इसका ये आंसर नाउन क्लॉज है. इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि अगर आपको क्लॉजेस समझ में नहीं आ रहे हैं और आपके पास वक्त नहीं है क्लॉजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो ज़्यादातर नाउन क्लॉज ही पूछे जाते हैं. ठीक है, तो नाउन क्लॉज को ये एक तरह की ट्रिक है. 2013 से 2024 तक के में जो पुराने पेपर से वो निकाल के देखा है मैंने, तो ज़्यादातर उसमें नाउन क्लॉज ही आंसर दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. चूज करेक्ट नो सुनर. चूज करेक्ट 1 minute. Choose correct no sooner than sentence of the given sentence. Kedar was frightened when the needle of the compass jumped. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नो सर लगाना है. नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब. नो सूनर का फॉर्मूला क्या होता है, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, और वर्ब के बाद में देन आता है, और देन के बाद में जो सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा. आप पेपर पेन लेके बैठ सकते हो. आपकी नोट्स भी छोटी सी तैयार हो जाएंगी और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और आप रिवीजन कर पाओगे उस नोट्स का. जो भी आप नोट्स बनाओगे उसका आप दूसरे दिन रिवीजन कर लीजिए. वो आपको माइंड में रहेगा कि इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि 2 ही महीने हैं आपके पास में और आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है. तो इस तरह की स्टडी आप करें, पुराने पेपर्स को लेके जो भी क्वेश्चन उसके अंदर है उसको समझे. इसलिए हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं. तो नो सुनर डिड चल रहा है. नो सुनर यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वाला आंसर है. थर्ड वाला आंसर क्या है, देखिए, नो सुनर डिड द नीडल ऑफ द कंपोज जंप. अब जो जंप्ड का जो ईडी है ना, वो जंप आ गया. क्यों? क्योंकि जो डिड है वो इधर आ गया है. डिड क्यों की वजह से जो वर्ब का ईडी है वो निकल जाता है. अगर सेंटेंस में डिड रहता है, हेल्पिंग वर्ब डिड रहता है, तो वर्ब का ईडी रिमूव हो जाता है. वर्ब का जो ईडी फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है, वो रिमूव हो जाता है. दिस इज अ बेसिक, आपको पता होगा टेंसेस के बारे में. तो थर्ड ऑप्शन इज राइट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, द निडल ऑफ द कंपोज, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है. और केदर वॉज फ्राइटेन, ये क्या हो गया, यहाँ का ये सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से व्हेन रिमूव हुआ तो देन लगा है. ठीक है, और ईडी रिमूव होके हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है. डिड क्यों लगा है, क्योंकि जंप्ड था. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. चूज करेक्ट पैसिव वॉइस. चूज करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस. आपको
पैसिव वॉइस चूज करना है, ठीक है। डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का इसको पैसिव बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट सॉरी चेंदा वॉइस है ये। कौन सा सवाल है? चेंदा वॉइस। चेंदा वॉइस में क्या होता है? एक्टिव और पैसिव। चेंदा वॉइस एक ग्रामर का टॉपिक है और इसके बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत कंपलसरी होता है टीईटी एग्जाम में। कोई भी आप टीचर की जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सॉरी सीटेट ले लीजिए या फिर सॉरी सीटेट में तो ग्रामर नहीं पूछा जाता है। आप कोई भी स्टेट का एग्जाम ले लीजिए तो वहाँ पे चेंदा वॉइस कंपलसरी होता है। तो चेंदा वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है। एक्टिव वॉइस दिया हुआ होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस दिया हुआ होता है और आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे इस सेंटेंस में बाय नहीं दिया हुआ है। बाय जिस सेंटेंस में रहता तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है वो? पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड क्लियरली? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडंट द फायर डैमेज द हाउस, क्या फायर ने सही में हाउस को डैमेज किया था? क्या नहीं किया था? इस तरह से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज द हाउस नॉट, सेकंड ऑप्शन देखिए, वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर। अब यहाँ पे वॉज लगा है और नॉट लगा है, क्यों? वॉज क्यों लगा है? क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो वॉज लगेगा। सेंटेंस में नॉट भी है, ठीक है, ये इस तरह से अपोस्ट्रोफ में नॉट है तो सेंटेंस में नॉट भी लगेगा। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में जो है वो ही लगेगा, ठीक है। तो वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर। अब देखिए यहाँ पे डैमेज का देखिए, ये यहाँ पे सेंटेंस में डैमेज का जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि डिडंट से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है ये वाला। और यहाँ पे ऑप्शन में आपको डैमेज्ड लगाना पड़ेगा, ईडी लगाना पड़ेगा। वॉज रहा तो ईडी आ सकता है, लेकिन डिड रहा तो सेंटेंस वर्ब में ईडी नहीं आता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट, वॉज द हाउस नॉट डैमेज बाय द फायर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सॉरी 17 नीचे है। यहाँ पे क्या करना है? एरर पूछा गया है आपको, ठीक है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, यहाँ पे आपको एरर निकालना है। देखिए इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ होता है और वहां पे क्या कौन सा किसमें कौन सी चीज में एरर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लाइंड है ना, ये ब्लाइंड क्या है? एग्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है यहाँ पे। देखिए ये ब्लाइंड है तो ब्लाइंड कोई भी अंधा रहता तो हम ऐसा बोलते कि बहुत ज्यादा अंधा है, ही इज वेरी ब्लाइंड। ऐसा सेंटेंस तो हम नहीं बोलते और ना ही ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है, ही इज वेरी ब्लाइंड। तो वेरी यूज नहीं होगा वहां पे, ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है, ही इज ब्लाइंड, ठीक है। सिंपल सा ऐसे ही बोलेंगे। ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स। नो एरर तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए फोर्थ वाला, आपको वहां पे इस तरह से गोल गोल आपको सर्कल बनाना होगा फोर्थ पर। आप अगर आपका ए है तो आप फर्स्ट को मत बना लेना इस तरह से आंसर की में सर्कल, आपको फोर्थ ऑप्शन को इस तरह से सर्कल बनाना होगा आंसर की में पेपर के दौरान। क्योंकि ये जो ए है ना, ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है। टू रीड का मतलब बी है, द स्मॉलेस्ट प्रिंट का मतलब सी है और नो एरर का मतलब डी है। और ऑप्शन जो है मेन ऑप्शन ये है, ये दिख रहे हैं आपको नीचे 1 2 3 4, ये मेन ऑप्शन है। तो आंसर की में आपको ये देखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पता तो होता है लेकिन इस तरह से जो सर्कल करने की टाइम पर रॉन्ग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ नेस्टी। अब नेस्टी का यहाँ पे सिमिलर वर्ड आपको सर्च करना है। फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं अनप्लीजेंट, नेचुरल, जेन्युइन, इमोशनल। तो नेस्टी के मीनिंग क्या होते हैं? नेस्टी मीन्स होते हैं डर्टी, ठीक है।
ये जो नेस्टी है, नेस्टी के मीनिंग्स होते हैं डर्टी, ठीक है। डर्टी मतलब अनप्लीजेंट थिंग, जो चीज हमको नाखुशगवार गुजरती है, ठीक है, नाखुशगवार, अनप्लीजेंट थिंग्स, तो उसको बोलते हैं नेस्टी, मतलब गंदा, गंदी, इस तरह से नेस्टी के लिए एक वर्ड आते हैं। तो इसका सिमिलर्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनाइम्स हो जाएगा अनप्लीजेंट, ठीक है। इसका अनप्लीजेंट क्या हो जाएगा, सिनोनाइम्स हो जाएगा। नेचुरल नहीं, जेन्युइन नहीं, जेन्युइन यानी क्या होता है, जेन्युइन यानी खालिस, जेन्युइन यानी खालिस, असली, खरा, खरा बोलते हैं जिसको। इमोशनल तो आपको पता है, जज्बाती। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चूज अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड का आपको क्या निकालना है, अपोजिट वर्ड निकालना है, एंटोनिम्स वर्ड ऑफ द पर्टिनेंट वर्ड। तो यहाँ पे एंटोनिम्स क्या हो जाएगा पर्टिनेंट का अपोजिट वर्ड, एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एक्सट्रेनियस के मीनिंग क्या होते हैं, अच्छा पहले पर्टिनेंट की मीनिंग देख लेते हैं। पर्टिनेंट यानी एप्रोप्रिएट, ठीक है, मुनासिब, रिलीवेंट जिसको बोलते हैं, रिलीवेंट। इररिलेवेंट इसका अपोजिट हो जाएगा पर्टिनेंट का। पर्टिनेंट के सिमिलर वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको। पर्टिनेंट के सिमिलर वर्ड्स होते हैं एप्रोप्रिएट, उसके बाद में प्रॉपर, रिलीवेंट, ठीक है, अभी बताया आपको। इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस की मीनिंग क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस की मीनिंग होते हैं इररिलेवेंट, गैर मुनासिब, इनएप्रोप्रिएट, इनकैपेबल, ठीक है। तो इनरिलेवेंट ये है, इररिलेवेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगर इररिलेवेंट रहा तो इररिलेवेंट को टिक करना, और एक्सट्रेनियस रहा तो एक्सट्रेनियस को सर्कल करना, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज वन वर्ड ऑफ द गिवन। अब यहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है आपको, ये भी बहुत कंपलसरी है। वन वर्ड, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, इस तरह से सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे देखिए, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, जो आदमी अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है उसको क्या कहते हैं हम उर्दू में, जन मुरीद कहते हैं ना, जन मुरीद, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हैंड पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। वो आदमी, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, हैंड पैक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्लेव की मीनिंग, स्लेव यानी क्या होता है, गुलाम होता है। तो बीवी का गुलाम नहीं बोलेंगे, बीवी का हैंड पैक्ड बोलेंगे। ये जो चन है यहाँ पे, ये शायद चाइनीज वर्ड दिया है। एफी एफिमिनेट की मीनिंग क्या होता है, एफिमिनेट मीन्स जो आदमी, जो जिस आदमी के अंदर फेमिनाइन क्वालिटीज होती है, मतलब फेमिनाइन क्वालिटीज को वो शो करता है वो आदमी, तो इसको बोलेंगे एफिमिनेट। तो लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है इसका, हैंड पैक्ड, इसका, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन हम बात के लिए रखते हैं। आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, कल फिर नए सवालात के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ में। थैंक यू।